हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जीवन एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे रीनल सिस्टम के रिगार्डिंग, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम और उत्सर्जन तंत्र के रिगार्डिंग हम पढ़ रहे थे। और उत्सर्जन तंत्र के अंदर हमने डिस्कस किए उसके सभी पार्ट्स, यानी किडनी और उसके रिगार्डिंग जो यूरेटर्स हैं यानी मूत्र नलियाँ होती हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है, मूत्राशय होता है और यूरेथ्रा होता है। इसके बारे में अपने काफ़ी अच्छे तरीके से लास्ट क्लासेस के अंदर पढ़ लिया है। 2-3 सेशन है इसके, अपने छोटे छोटे सेशन करके इसको डिवाइड किया है। और आज एक्सक्रीटरी सिस्टम और रीनल सिस्टम का फाइनल सेशन है। और इस सेशन के अंदर हम इसके जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से जो किडनी है उसके अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन्स के अंदर जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन यानी मूत्र का जो निर्माण होता है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और लास्ट तक विजिट करना है और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने क्लासमेट, अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि उन सबको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए और इस स्टडी और इम्पोर्टेंट टॉपिक को वो पढ़ सके, क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पुट अप होते रहते हैं, तो वो भी ध्यान रखें। बाकी अपन इसके अंदर इसके रिमेनिंग पोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी रिमेनिंग पोर्शन है एक्सक्रीटरी और रीनल सिस्टम के रिगार्डिंग, वो सारा कुछ अपन इस लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद नया सेशन अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक आपको लास्ट क्लासेस समझ आई होगी। लास्ट क्लास में आपको काफ़ी कुछ पढ़ने को मिला होगा, काफ़ी कुछ याद करने को मिला होगा। आई थिंक आप सबको याद है वो, और आप अच्छी तरीके से उनको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी उम्मीद के साथ आज इस सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के साथ ही यदि नए विजिट कर रहे हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जैसे ही कोई टॉपिक्स इस पर अपडेट किया जाए, जैसे ही कोई अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और उसके बाद आप उस नोटिफिकेशन को, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो हम पढ़ रहे थे उत्सर्जन तंत्र यानी रीनल सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम वापस से इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और इस सेशन के अंदर अपन पढ़ेंगे फिर यूरिन फॉर्मेशन यानी मूत्र के निर्माण के बारे में और नेफ्रॉन्स के रिगार्डिंग। लेकिन एक बार मैं जो लास्ट क्लासेस हुई है उसको क्विक रिवाइज आपको करवाने की कोशिश करता हूँ कि आपने जो पढ़ा है वो याद है या नहीं। आप अपने आप से क्वेश्चन करना ये, और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार से फटाफट से, तुरंत ही इसको समराइज करके अपन आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो फटाफट से देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया था उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन क्या होता है। तो एक्सक्रीशन के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के अंदर बनते हैं, जो भी अपशिष्ट पदार्थ बॉडी के अंदर बनते हैं, लाइक मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी उपापचयी जो क्रिया होती है उसके रिगार्डिंग जो बनता है, रिजल्टेंट जो भी बनता है उसको बॉडी से बाहर निकालना क्या होता है, उत्सर्जन होता है। और आप यहाँ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि एक जैव प्रक्रम है जिसके अंदर जीवों के अंदर उपापचयी क्रिया के दौरान जो हानिकारक नाइट्रोजनी युक्त पदार्थ या वेस्ट प्रोडक्ट जो बनते हैं उसका बॉडी से क्या करना है, निष्कासन करना है, यानी बाहर निकालना क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ये आपको याद रखना है, डेफिनेशन काफ़ी बार पूछी हुई तो आपको याद रखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखने कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन है, कौन कौन से अंग हैं वो होते हैं। जैसे कि हर सिस्टम के अंदर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन होता है। जैसे कि इसके अंदर मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया किडनी होती है, दूसरा यूरेटर होता है, तीसरा यूरिनरी ब्लैडर होता है, चौथा यूरेथ्रा होता है। ये बेसिकली 4 जो ऑर्गन आपको दिख रहे हैं यही यूरिनरी सिस्टम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो किडनी होती है वो मैंने बताया था आपको पेयर लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी पेयर में पाई जाती है यानी कि जोड़े में पाई जाती है। तो जोड़े के हिसाब से कितनी होगी, 2, यानी कि 2 तो क्या होती है, किडनी होती है। और किडनी के बाद ही मैंने कहा था कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नीचे जाती है, इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वो भी कितनी, 2, क्योंकि एक एक किडनी से दोनों किडनी से एक एक निकलेगी तो कितनी होगी, 2। आगे जाकर ये यूरिनरी ब्लैडर है वो सिंगल है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर 1। उसके बाद नीचे यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग था और वो कितना, वो भी 1। तो समझ आएंगे 2 तो किडनी यानी वृक्क 2, उसके अलावा 2 यूरेटर यानी 2 मूत्र नलियाँ, उसके बाद 1 यूरिनरी ब्लैडर जिसको मूत्रा से कहते हैं और 1 है जो कि यूरेथ्रा जिसको मूत्र मार्ग कहते हैं। आई थिंक ये आपको याद होगा, और नहीं याद है तो आगे से याद रखें क्योंकि ये अपनी लास्ट क्लास है इस सेशन की एक्सक्रीटरी सिस्टम की। उसके बाद हम अदर सिस्टम बॉडी सिस्टम को लेंगे, ठीक है, और उसमें अपन जनन सिस्टम यानी जनन तंत्र को लेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको याद होगा। और ये डायग्राम मैंने पहले भी बताया था आपको, एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये आपका एक्सटर्नल व्यू है, बाहर से यदि अपन देखते हैं तो इस तरीके से दिखता है, और यही यदि अंदर की तरफ से हम देखते हैं तो सेक्शन काटने के बाद इस तरीके से डायग्राम दिखता है। आपको मैंने बता दिया था इसके अंदर क्या होता है, बाहर कॉर्टेक्स होता है, अंदर वाला मेडुला होता है, इसके अंदर कुछ पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं, 8 से 10 पिरामिड हो सकते हैं, 10 एटलीस्ट होते हैं, ये आपको बताया था। और इस तरीके से कि ये यूरेटर है यानी मूत्र नलियाँ हैं जो कि एंट्री करती है, ये आर्टरी और वेन है जो कि एंट्री करती है। और इस वाले पार्ट को अपन ने कहा था कि ये हाइलम है, और यहाँ वाला ये पार्ट है रीनल पेल्विस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स होती है, वो आपको मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में, तो उसको डिटेल से अपन नहीं लेंगे। इतना सा आपको याद रखना है, ये रिवीजन के तौर पर आप समझ लीजिएगा। उसके बाद आगे अपन देखते हैं, तो आगे देखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, वृक्क यानी किडनी में मूत्र बनने के बाद मूत्र नलियों में होता हुआ कहाँ जाता है, वो मूत्राशय में जाता है। यानी कि आपको बताऊं, मैं एक रफली डायग्राम बना के आपको मैंने इस तरीके से 2 किडनियाँ बनाई थी, और किडनी के बाद यहाँ पर ये आपका यूरिनरी ब्लैडर था, यहाँ से 2 यूरेटर्स है जो कि आते हैं, यानी कि यूरिन का जो फॉर्मेशन है कहाँ पर हुआ, यूरिन का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ। यहाँ से यूरिन का फॉर्मेशन दोनों किडनियों से क्या होता है, दोनों
यूरेटर से यानी दोनों मूत्र नलियों से ये कहाँ चला जाता है, यहाँ पर चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है, यहाँ पर ये संग्रहित होकर रहता है, उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो ये लाइन लिखी है कि वृक्क यानी किडनी में मूत्र निर्माण के बाद ये मूत्र वाहिनी यानी नलिकाओं के थ्रू यूरेटर के थ्रू मूत्राशय में यानी यूरिनरी ब्लैडर में आता है, उसके बाद वहां पर एकत्रित होता है, उसके बाद बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको पता है। आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं अपन मूत्र यानी यूरिन बनने के बाद उसमें जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको छान लिया जाता है, छनन की प्रक्रिया होती है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, और उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन होता है, यूरिन के बाद उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। आपको याद रखना, ये सारे क्वेश्चन है मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, पहले लास्ट क्लासेस के अंदर में मैंने आपको बताया, इस क्लासेस के अंदर में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, और क्वेश्चंस आता है इसका बार बार से। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं जो किडनी है यानी वृक्क है, उसके अंदर अपन ने अलग अलग से बातें की उनके बारे में। तो इनके जो फंक्शन है, इनके जो कार्य है, यानी किडनी का जो काम है वो क्या है, किडनी के कौन कौन से कार्य एग्जाम में पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप हुआ है कि जो किडनी है, जो वृक्क है, उनके काम क्या होते हैं, उनके कार्य बताइए। तो ये डायरेक्टली 3 नंबर में 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना है कि किडनी के क्या क्या काम है। तो मैं इसके कार्य 1 बाय 1 आपको बताने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट वन जो इसका वर्क है वो ये है कि जो बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, लाइक सबसे अच्छा एग्जांपल आप सबको पता है यूरिन फॉर्मेशन यानी मूत्र का निर्माण और मूत्र को बॉडी से बाहर निकालना, इसका मेन फंक्शन मान के चलिए। ठीक है, तो वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करना इसका काम होता है किसका, किडनी का। तो ये फर्स्ट वन इसका काम हो गया। ठीक है, सेकेंड वन इसका काम यदि अपन देखें, सेकेंड वन इसका अपन काम देखें तो वो होता है हीमोस्टेसिस। क्या होता है, हीमोस्टेसिस यानी कि बैलेंस करना, बॉडी में वाटर के बैलेंस को बनाए रखना। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट काम है इसका, मोस्ट इंपोर्टेंट काम है, आपको याद रखना है। बॉडी में हीमोस्टेसिस करने का काम कौन करता है, तो वो किडनी करती है। कौन सा हीमोस्टेसिस, ब्लड का या फ्लूइड का या फिर वाटर का जो हीमोस्टेसिस यानी कि हीमो मतलब हीम से मतलब ब्लड और स्टेसिस मतलब स्थित करना, यानी कि हीमोस्टेसिस का काम करती है किडनी, यानी हीमोस्टेसिस और ब्लड या वाटर के लेवल को मेंटेन करने का काम करती है किडनी। तो ये भी इंपॉर्टेंट इसका काम है। उसके अलावा नेक्स्ट काम की यदि अपन बात करें थर्ड वाला, तो उसके अंदर आपको याद रखना है इसका तीसरा जो काम होता है, बॉडी के अंदर जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, यानी कि जल और खनिज लवण जो होते हैं आपकी बॉडी में, जो पोषक तत्व होते हैं, उनका बैलेंसिंग करना। आपने देखा होगा काफी सारे जैसे डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं, यानी कि शुगर वाले जो मरीज होते हैं, उनके यूरिन में ग्लूकोज भी आता है। उनके यूरिन में क्या होता है, ग्लूकोज यानी शुगर का अमाउंट आता है। क्या आता है, शुगर यानी शुगर का अमाउंट आता है। इसीलिए जो डायबिटीज वाला पेशेंट होता है, शुगर वाला मरीज होता है, उसको सुबह शाम डेली कुछ टाइमिंग फिक्स किया जाता है, और उनको खाने से पहले खाने के बाद शुगर का माप लिया जाता है, यानी शुगर कितनी है, उनके ब्लड में शुगर कितनी है। तो शुगर जो है वो किसके थ्रू बाहर निकल सकती है, यदि बॉडी में ज्यादा हो जाती है तो यूरिन के थ्रू बाहर निकल सकती है। तो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट यानी कि खनिज जो लवण होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनके संतुलन को बनाए रखने में, बैलेंस को बनाए रखने में भी किडनी ही मदद करती है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद फोर्थ इसका फंक्शन यदि अपन बात करें, इसका नेक्स्ट काम अपन बात करें तो किडनी का कार्य होता है जो यूरिन होता है उसको डाइल्यूट करना, कंसंट्रेटेड करना। क्या करना, डाइल्यूट करना और कंसंट्रेटेड करना, मतलब यूरिन को सांद्रता प्रदान करना। यूरिन को क्या करना, सांद्रता प्रदान करना। ठीक है, यूरिन को सांद्रता प्रदान करने का काम भी क्या है, किडनी का है, यानी किडनी के थ्रू यूरिन का फॉर्मेशन होता है। सीधी सी बात है, यूरिन का फॉर्मेशन इससे होता है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें इसकी, तो किडनी का जो काम होता है, आपने सुना होगा विटामिन डी, आपने सुना होगा विटामिन डी। तो विटामिन डी का जो निर्माण करवाया जाता है वो किडनी के द्वारा करवाया जाता है। यानी विटामिन डी का निर्माण कौन करवाती है, किडनी हेल्प करती है। यानी विटामिन डी के निर्माण में किडनी मदद करती है। तो डायरेक्टली आप एक लाइन में डायरेक्ट कह सकते हैं कि किडनी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट काम ये भी है कि ये विटामिन डी का निर्माण करवाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट जो काम है वो भी आपको याद रखना है। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट तो मैंने आपको बताया, हीमोस्टेसिस और यूरिन फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना, उसके बाद यूरिन को डाइल्यूट करना, सांद्रता प्रदान करना, उसके अलावा विटामिन डी का फॉर्मेशन एंड विटामिन डी का निर्माण करवाना। उसके अलावा जो काम अपन देखें तो वो आप देख सकते हैं किडनी है, और इस किडनी से कुछ हार्मोन निकलते हैं, कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे कि आपको एक होता है इरिथ्रोपोइटिन। क्या होता है, इरिथ्रोपोइटिन, जस्ट अ मिनट, एक होता है इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, अब इरिथ्रोपोइटिन आपने पढ़ा है, इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रोसाइट आपने पढ़ा था, इरिथ्रोसाइट वाट, वो इरिथ्रोसाइट क्या होती है, तो आपको मैंने बताया था कि आरबीसी का अदर नेम है। इरिथ्रोसाइट क्या है, आरबीसी का अदर नेम है। तो इरिथ्रोपोइटिन जो है वो यहाँ पर किडनी में बनता है, और ये किडनी में बनता है, और ये क्या करता है, आरबीसी के निर्माण में मदद करता है, यानी आरबीसी का निर्माण करवाती है। वैसे ही दूसरा थ्रोम्बोपोइटिन, थ्रोम्बोपोइटिन क्या, थ्रोम्बोप्रोटीन किसका नाम बताया, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट इज प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट इज प्लेटलेट्स मैंने आपको बताया था, यानी कि ये प्लेटलेट्स के निर्माण में भी मदद करती है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था ल्यूकोसाइट, यानी ल्यूकोपोइटिन भी यही सीक्रेट करती है, ल्यूकोपोइटिन भी यही सीक्रेट करती है जो कि डब्ल्यूबीसी के निर्माण में मदद करती है, यानी डब्ल्यूबीसी का निर्माण करवाती है। ठीक है, यानी डब्ल्यूबीसी का निर्माण करवाती है। तो डायरेक्टली आपको डायरेक्ट कह सकते हैं ऑनलाइन में कि जो किडनी है उनसे कुछ हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, कुछ
हार्मोन्स बनते हैं और वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या करती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इनके निर्माण में मदद करती है, यानी इनका निर्माण करवाने का काम करवाती हैं। तो आपको डायरेक्टली यही क्वेश्चन याद रखना है कि ब्लड के निर्माण में, यानी रक्त का निर्माण जो होता है उसके लिए मदद कौन करती है या उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, तो किडनी भी एक तरीके से वहां पर रोल प्ले करती है, वहां पर उसका योगदान है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट काम है किडनी का। तो याद रखिए ब्लड निर्माण के लिए किडनी हेल्पफुल है। उसके अलावा आगे आपको याद रखना है ये किडनी जो है बफर सिस्टम की तरह काम करती है। किस तरह, बफर सिस्टम की तरह काम करती है। बफर सिस्टम मतलब आपको पता है, मैंने आपको बताया था, एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार की जो सांद्रताएं आपकी बॉडी में मेंटेन रहती है वो किस लिए रहती है, किस तरीके से रहती है, तो उसका काम कौन करती है, किडनी करती है। यानी अपनी बॉडी में जो बफर सिस्टम का काम कौन करती है, तो वो किडनी करती है। तो इस तरीके से हमने पढ़े कि किडनी किस तरीके से काम करती है। मेन फंक्शन आपको याद रखने हैं, क्या क्या फंक्शन मैंने बताया। एक तो यूरिन का फॉर्मेशन करना, दूसरा बॉडी के अंदर हीमोस्टेसिस करना, यानी कि जो ब्लड है और जो फ्लूइड है उसका जो संतुलन है वो बनाए रखना है। तीसरा जो काम है विटामिन डी का जो फॉर्मेशन करना है, यानी विटामिन डी का निर्माण करवाना। उसके अलावा और भी इसके अंदर जो ब्लड सेल होती है यानी रक्त कोशिकाएं जो होती है उनका निर्माण करवाना। उसके अलावा बफर सिस्टम का काम करवाना, यूरिन का फॉर्मेशन करवाना। और साथ ही इस किडनी से कुछ हार्मोन भी रिलीज होते हैं, कुछ हार्मोन भी सीक्रेट होते हैं जो भी आपकी बॉडी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। किडनी के द्वारा निकलने वाले जो हार्मोन है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट वन है रेनिन, आपको याद रखना है। रेनिन एक टाइप का जो हार्मोन है जो कि कहाँ से सीक्रेट होता है, किडनी से सीक्रेट होता है। दूसरा है एडीएच हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एडीएच हार्मोन एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन ये भी यहीं पर सीक्रेट होता है और ये आपके पीयूष ग्रंथि से भी सीक्रेट होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसी के अलावा एंजियोटेंसिन भी है जो कि इससे सीक्रेट होता है। उसके अलावा एल्डोस्टेरोन है, ये भी इसी हार्मोन से सीक्रेट होता है। ठीक है, यानी एक सिस्टम एक्टिवेशन के लिए काम आता है, डायरेक्टली आपको कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ दिस के अंदर क्वेश्चन आपसे पुटअप होता है, तो एक ही क्वेश्चन पुटअप होता है कि रेनिन जो हार्मोन है वो कहाँ से सीक्रेट होता है। रेनिन जो हार्मोन है कहाँ से स्रावित होता है, तो वो कहाँ से होता है, किडनी से स्रावित होता है। यानी किडनी हार्मोन के स्रावण के लिए भी सहायता होती है, यानी हार्मोन का स्रावण भी करती है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको पता चल गया होगा, याद हो गया होगा। यानी किडनी के फंक्शन अपन ने डिस्कस कर लिए। ठीक है, और किडनी के फंक्शन ये मोस्ट ऑफ दी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है कि किडनी के क्या क्या काम होते हैं, तो आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं अपन। और आगे चलने के साथ ही मैंने आपको कल बताया था कि नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के बारे में मैं आपको एक बार डायग्राम दिखाना चाहूंगा। इस डायग्राम को देखिए ध्यान से, कल भी मैंने डायग्राम दिखाया था आपको, और आज एक बार फिर से इस डायग्राम को समझने की कोशिश करें। उसके बाद अपन इसका लास्ट स्टेप पढ़ेंगे, यूरिन फॉर्मेशन यानी मूत्र निर्माण, उसके बारे में इस सेशन को ये फिनिश कर देंगे। देखिए यहाँ पर इस डायग्राम को समझने की कोशिश करें, मैंने कल भी काफी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की थी, आज फिर से आपके लिए एक डायग्राम मैंने लिया है और इस डायग्राम में आप समझने की कोशिश करें कौन कौन से पार्ट है इसके। तो सबसे फर्स्ट वन मैंने आपको कल बताया था कि ये जो पार्ट है यहाँ पर कुछ आर्टरीज आती हैं और यहाँ पर डिवाइड होकर क्या बना लेती है, एक जाल बना लेती है। एक जाल यहाँ पर बन जाता है और उस जाल जो बना हुआ होता है उसको क्या कहा जाता है, बोमन संपुट कहा जाता है। और मैंने कहा बोमन संपुट नहीं, यहाँ से जो आर्टरीज वगैरह आती हैं और आर्टरीज वगैरह आने के बाद यहाँ पर डिवाइडेड होकर एक जाल बन जाता है। और इस जाल को क्या कहा जाता है, मैंने आपको बताया था कि इस जाल को क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। जो जाल बना हो जाता है यानी आर्टरीज वेन का जो जाल बन जाता है, धमनियों का जो जाल बन जाता है, उस जाल को ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब इसके अंदर कौन सी आर्टरी आती है, तो ये अफरेंट आर्टरी आती है और निकलकर कौन सी जाती है, इफरेंट आर्टरी। अफरेंट आर्टरी निकल आती है और इफरेंट आर्टरी निकलकर जाती है। ये आपको याद रखना है। ग्लोमेरुलस क्या होता है, तो आपको याद रखना है आर्टरीज यानी धमनियों का एक कैपिलरीज बन जाता है, केशिकाएं बन जाती है। कोशिकाएं जो होती है ब्लड वेसल्स आती है, डिवाइडेड होकर एक जाल बन जाता है। उस जाल का जो गुच्छा होता है जिसको गुच्छ कहते हैं, गुच्छ कह सकते हैं, इस गुच्छ को ही क्या कहा जाता है, आपका ग्लोमेरुलस कहा जाता है। आपको याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है इस नेफ्रॉन पर, इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन आएगा नहीं आया पर नेफ्रॉन का क्वेश्चन इसका डायरेक्टली पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना है ग्लोमेरुलस क्या होता है। तो जो ब्लड वेसल्स आती है, आने के बाद जो गुच्छ बन जाता है, डिवाइडेड होकर छोटी छोटी वेसल्स बन जाता है और उससे एक गुच्छा बन जाता है, गुच्छ बन जाता है, उसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, ये फर्स्ट पार्ट है नेफ्रॉन का। और नेफ्रॉन के बाद यहाँ पर जो कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर होती है आपकी बोमन कैप्सूल। क्या होती है, बोमन कैप्सूल यानी बोमन संपुट। ठीक है, बेसिकली ये दो पार्ट आपको याद रखने हैं। उसके बाद आगे आपको याद रखना है जो अदर पार्ट है वो ट्यूबुलर पार्ट होता है। ट्यूबुलर पार्ट यानी कि नलिका वाला पार्ट होता है। सबसे फर्स्ट वन ये जो पार्ट आप दिख रहे हो, ये घुमा हुआ पार्ट दिख रहे हो आप, यहाँ तक जहां तक ये मोटा मोटा आपको दिख रहा है चौड़ा सा पार्ट, इस पार्ट को बोला जाता है, मैंने कल बताया था आपको, पीसीटी। क्या बोला जाता है, पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, जिसको हिंदी में कह सकते हैं समीपस्थ नलिका। क्या कहते हैं, समीपस्थ नलिका कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ से ही जो ये यू शेप में आपको दिख रहा है, यू आकार की जो ये नलिका दिख रही है, ये यू आकार की जो नलिका दिख रही है, इसको कहा जाता है हेनले पास या हेनले लूप। क्या कहा जाता है, हेनले लूप कहा जाता है, जो कि यू आकार की होती है। आपके अल्फाबेट का जो यू होता है, यू फॉर अम्ब्रेला, उसका जैसा होता है, और इसको कहा जाता है हेनले लूप। अब देखो यहाँ से ये नीचे उतर रही है, अब नीचे उतर रही मतलब बढ़ने से छोटे की तरफ जा रही है, यानी कि ऊपर से उतर रही है, तो इसलिए इसको
डिसेंडिंग कहा जाएगा, और इसको ऊपर चढ़ रही है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, असेंडिंग कहा जाएगा। ठीक है, यानी और सॉरी आरोही भुजा कहा जाएगा। ये अवरोही भुजा यानी कि नीचे उतर रही है, और ये आरोही भुजा यानी कि ऊपर चढ़ रही है, इसलिए ये पार्ट है। बट ये क्या है, हेनले लूप है, ये आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, ये हेनले लूप की जो डायमीटर यानी मोटाई है वो पीसीटी से भी कम है, और आगे जो नेक्स्ट पार्ट कनेक्टेड हो रहा है जिसको डीसीटी कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, डीसीटी यानी डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, यानी कि दूरस्थ नलिका आप किसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दूरस्थ नलिका इसको कह सकते हैं। इसकी भी जो मोटाई है वो ज्यादा है, यानी सबसे पतला वाला पार्ट कौन सा है इसका अंदर, हेनले लूप का पार्ट है। आगे याद रखिए, अभी बताऊंगा मैं इसका पतला वाले पार्ट होने का कारण, इसका क्या कर पाता है ये पतला होने से, कैसे फिल्ट्रेशन होता है मैं आपको बताऊंगा, तो आपको समझ आ गया होगा। पहला पार्ट अपन ने ये वाला पढ़ा ग्लोमेरुलस, देन ग्लोमेरुलस के बाद आपने पढ़ा बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट, उसके बाद समीपस्थ यानी बीसीटी, समीपस्थ नलिका जिसको पीसीटी कह सकते हैं, और उसके बाद हेनले लूप, इसमें डिसेंडिंग और असेंडिंग भुजा, असेंडिंग पार्ट, उसके अलावा डीसीटी यानी दूरस्थ नलिका, और उसके बाद ये कनेक्टेड है एक ट्यूब से जो कि सबसे ब्रॉड होती है, सबसे चौड़ी होती है, और उसको कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब, और हिंदी में कहेंगे तो संग्रह नलिका। और ये संग्रह नलिका आगे जाकर नीचे कहाँ पर मिलती हैं, जो मूत्र नलियाँ होती है उनमें मिलती है, और वो जाकर कहाँ पर मिलती है, जो मूत्राशय होता है यानी यूरिनरी ब्लैडर है उसमें मिलता है, यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन इस प्रोसेस इस डायग्राम के अंदर ही होता है, और ये यूरिन जैसे बन जाता है तो आगे जाकर ये यूरेथ्रा में सॉरी यूरिनरी ब्लैडर में डाल दिया जाता है, और वहाँ पर इकट्ठा रहता है यूरिन, और उसके बाद आगे ड्रेन कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आई थिंक डायग्राम इज क्लियर। ठीक है, आपको डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब वापस आ जाता हूँ मैं वहीं पर जहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे थे, और यहाँ पर देखेंगे मैंने आपको बताया कि नेफ्रॉन क्या है, एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कल भी बोला यही बात मैंने कि नेफ्रॉन यानी वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन है, और इसको हिंदी में कहते हैं। दोनों याद रखें, आपको हिंदी मीडियम वाले। वक्राणु भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि वक्राणु क्या है, वक्राणु का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, डायग्राम बनाकर इसको समझाइए, तो आपको याद रखना है वक्राणु इज नेफ्रॉन। ठीक है, और ये क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है किसकी, किडनी की। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कौन, नेफ्रॉन। तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। उसके बाद आगे देखेंगे अपन इसके कुछ पार्ट हैं किसके, नेफ्रॉन्स के। तो नेफ्रॉन्स के कुछ पार्ट है, मैंने अभी बता दिया थोड़ी देर पहले। क्या बताया, फर्स्ट वन बताया था मैंने ग्लोमेरुलस, और उसके सामने उसको होल्ड करके ग्लोमेरुलस के बाद में उसको जो होल्ड करे हुए हैं कप लाइक स्ट्रक्चर वो बोमन कैप्सूल है। और तीसरा पार्ट है नलिका वाला पार्ट, जिसके अंदर अपन ने देखा पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये नलिका वाला पार्ट है और एक कलेक्टिंग डक्ट है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर सॉरी यूरेटर यानी कि मूत्र नलियों द्वारा मूत्राशय में या यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, उसके बाद बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। यहाँ तक आई थिंक आपको सबको समझ आ गया होगा। उसके अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यानी मूत्र निर्माण की जो प्रक्रियाएं हैं वो कितनी स्टेज में पूरी होती है, कौन कौन सी प्रोसेस उसके अंदर होती हैं, वो अब अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वन आपको दिख रहे होंगे, तीन प्रोसेस इसके अंदर हो रही हैं। फर्स्ट वन कोशिका गुच्छ निषेधन, दूसरा वर्णात्मक पुनः अवशोषण, और तीसरा नलिका स्त्रावण। तीनों को अपन डिटेल से समझेंगे। उसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये तीनों जो प्रोसेस हैं उन तीनों प्रोसेस के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जो यूरिन फॉर्मेशन होता है यानी मूत्र का जो निर्माण होता है वो कंप्लीट होता है। अब कैसे होता है वो अपन देखते हैं। सबसे फर्स्ट वन स्टेप आपको याद रखना है। देखिए, ये तीनों स्टेप आपको समझने के लिए आपको नेफ्रॉन आपके माइंड में होना चाहिए, किस तरीके से नेफ्रॉन का डायग्राम होता है, और आपको डायग्राम बना लेना है अपने कॉपी में, नोटबुक में। इनके मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है उनको लिखते भी जाइए, नोट भी बनाते रहिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि एक तो सुनी हुई देखी हुई चीज, एक लिखनी हुई चीज, तीनों यदि कॉम्बिनेशन में हो जाए ना तो वो चीज आपको काफी अच्छी तरीके से याद रहती है। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट वन वाला पार्ट अपन देखते हैं, कोशिका गुच्छ निषेधन। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था गुच्छ क्या होता है। तो गुच्छ मैंने आपको बताया था कि आर्टरीज आई, आने के बाद ये डिवाइडेड हुई और डिवाइडेड हुई और डिवाइडेड हुई, इस तरीके से डिवाइडेड होने के बाद एक गुच्छ ये बन गया। यानी ये इसको मैंने क्या बोला था आपको, ग्लोमेरुलस बोला था। क्या बोला था, ग्लोमेरुलस बोला था। यानी कि डायरेक्टली अपन कहें तो ये जो स्टेप आपको लिख रही है कोशिकीय निषेधन गुच्छ, इसको आप कह सकते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या कह सकते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस जो अपन ने पढ़ा है उसके अंदर फिल्ट्रेशन यानी छनन की क्रिया होती है। छनन की क्रिया यानी जो भी प्रोडक्ट उसके अंदर आता है ब्लड के साथ जो भी आता है वहां पर छनने की क्रिया होती है, यानी फिल्ट्रेशन का काम होता है। और फिल्ट्रेशन की क्रिया में जो बॉडी के लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं, यूजुअल जो प्रोडक्ट होते हैं, यूजुअल जो पार्ट होते हैं उसको तो बॉडी वापस ले लेती है। जो अनयूजुअल होता है, जो वेस्ट पार्ट होता है, उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए फिल्टर कर दिया जाता है और आगे ट्यूबुल्स पार्ट में भेज दिया जाता है। तो इसके अंदर यही आई थिंक आप समझ गए होंगे। आपको मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं, ये डायग्राम है आपके सामने। एक और दूसरा डायग्राम आप देख सकते हैं, ये डायग्राम है आपके सामने। यहाँ पर ये ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलस है। यहाँ पर ब्लड आया, ब्लड आने के बाद यहाँ पर इस बोमन कैप्सूल, यहाँ पर कुछ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी पारगम्य झिल्लियां पाई जाती हैं। ठीक है, जो कि सिलेक्टिव सिलेक्शन करती हैं यहाँ पर किसको बॉडी से बाहर निकालना है, किसको बॉडी के अंदर रखना है, उसका सिलेक्शन होता है। यहाँ पर फिल्ट्रेशन, जैसे कि छन्नी होती है, अपन आटा छानते हैं वैसे छन्नन होता है, वैसे ही यहाँ पर कुछ होल्स प्रेजेंट होते हैं। यदि उस होल से कम वाले पार्टिकल है वो इस बॉडी इससे छन जाते हैं और आगे पहुंच जाते हैं इस ट्यूबुल्स वाले पार्ट के अंदर।
ठीक है, यानी कि छनन की क्रिया, फिल्ट्रेशन की क्रिया कहाँ पर होती है, ग्लोमेरुलस में होती है, इसलिए इस प्रोसेस को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहा जाता है। आई थिंक फर्स्ट वाला जो स्टेप है आपको कंप्लीट हो गई होगी। ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन का काम होता है, ग्लोमेरुलस इसके अंदर फिल्ट्रेशन होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है जिसका फिल्ट्रेशन हो गया है वो आगे पार्ट में चला जाता है। लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, जब वृक्क धमनी यानी कि रीनल आर्टरी, मैंने आपको बताया था अफरेंट आर्टरी इफरेंट आर्टरी जो थी वो प्रवेश करती है किसके अंदर, नेफ्रॉन के अंदर, तो वहां पर जल, लवण, खनिज, अमीनो एसिड, नाइट्रोजन अपशिष्ट, इनका सबका क्या हो जाता है, फिल्ट्रेशन हो जाता है, छनन हो जाता है, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको आगे पार्ट में भेज दिया, ट्यूबुल्स पार्ट में भेज दिया जाता है। आई थिंक फर्स्ट जो स्टेप है वो आपको क्लियर हो चुकी होगी, क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यहाँ पर डिपेंड करता है उसके डायमीटर पर। मैंने आपको बताया था, जो ग्लोमेरुलस बताया था, तो ये आने वाली जो आर्टरी थी वो थोड़ी चौड़ी थी, जाने वाली आर्टरी थोड़ी पतली थी। तो यहाँ से देखें, यहाँ पर चौड़े कोई बड़ा पाइप है और इधर मतलब पतला पाइप है, तो यहाँ से जो प्रेशर आएगा वो इसमें ज्यादा लगेगा प्रेशर, तो ज्यादा लगेगा तो प्रेशर यहाँ पर जनरेट होगा, इसके अंदर जनरेट होगा और इसके अंदर जनरेट होगा, तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ गया होगा। और इसके अंदर आपको याद रखना है कि अपनी बॉडी के अंदर, किडनीज के अंदर जो फिल्ट्रेशन का जो वर्कआउट होता है वो नॉर्मली आपको याद रखना है 125 ml पर मिनट के हिसाब से होता है, यानी एक मिनट में 125 ml यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है, और इस रेट को कहा जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या कोशिकीय गुच्छ निषेधन दर। ठीक है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मली आपको याद रखना है 125 ml पर मिनट के हिसाब से होती है। और इस हिसाब से आपको याद रखना है कि एक दिन के अंदर जो बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन होता है वो अप्रोक्स, यदि आप इसको मिनट्स में है, ml को मिनट में है, इसको यदि आप 60 मिनट की बात, 60 मिनट यानी 1 आवर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 1 आवर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो अप्रोक्स ये निकल के जाता है 7 पॉइंट कुछ, यानी कि 7 लीटर 7.5 लीटर जो फिल्ट्रेशन रेट के अकॉर्डिंग देखें तो 7.5 लीटर यूरिन या फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पर। और उसके अंदर से दिन भर यदि अपन बात करें तो किसी ह्यूमन के अंदर, किसी बॉडी के अंदर, एक मनुष्य के अंदर जो यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है, तो आपको याद रखना है 1.1 से लेकर 1.5 यानी कि 1 से लेकर 1.5 लीटर तक यूरिन फॉर्मेशन होता है एक अडल्ट पर्सन के अंदर, एक वयस्क मनुष्य के अंदर 1 से लेकर 1.5 लीटर तक यूरिन का फॉर्मेशन होता है, 1.5 लीटर। ठीक है, याद रखें लीटर में। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट पार्ट की अपन बात करें तो नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर आपको याद रखना है रीएब्जॉर्प्शन। क्या है रीएब्जॉर्प्शन? वर्णात्मक पुनः अवशोषण, और इसको कहा जाता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। आपको याद रखना है रीएब्जॉर्प्शन, आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, पुनः अवशोषण याद रखिए, वर्णात्मक छोड़ दिया। ठीक है, पुनः अवशोषण आप याद रखिए, और पुनः अवशोषण मतलब आप जानते हो, जो यहाँ पर ऊपर वाले में ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन हुआ, यदि उसके अंदर कुछ यूजुअल पार्ट है यानी उपयोगी जरूरतें आपकी बॉडी के लिए जो जरूरी है वो चले गए पदार्थ, तो उनका वापस से क्या कर लिया जाता है, आगे वाले पार्ट में जो ट्यूबुलर्स पार्ट होते हैं उनमें एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, उनका वापस से वो अवशोषित कर लिए जाते हैं, यानी जो यहाँ से रिलीज हुआ, यहाँ पर छनन की क्रिया हुआ, उसके अंदर भी यदि आपकी बॉडी के लिए जरूरी पदार्थ चले गए तो उनका और अवशोषण हो जाता है, और अवशोषण होने के बाद जो बचा हुआ है वो आगे और नेक्स्ट पार्ट में चला जाता है। आई थिंक समझ आएगा। पुनः अवशोषण से मतलब समझ में आ रहा है आपको, वापस से अवशोषण कर लेना है, यानी रीएब्जॉर्प्शन मतलब जो ऊपर फिल्टर हुआ है उसके जो फिल्टर प्रोडक्ट है उसके अंदर से भी जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी पदार्थ हैं यदि चले गए तो उनका वापस से अवशोषण कर लेना है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रीएब्जॉर्प्शन या पुनः अवशोषण कहा जाता है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आगे आपको याद रखना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप याद रखनी है कि जो रीअब्जॉर्प्शन हुआ है उसके बाद आगे चली गई जो प्रोसेस है, रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो प्रोडक्ट बचा है वो आगे चला गया। अब प्रोडक्ट बचा हुआ है तो यहाँ पर नेक्स्ट होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। क्या है? ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब इस ट्यूबुलर सिक्रेशन के अंदर क्या होता है, जो यहाँ से बना हुआ पार्ट, यहाँ से बना हुआ जो पार्ट है वहां पर उसका रीअब्जॉर्प्शन हुआ। रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट है वो ट्यूब्स के अंदर कुछ टाइम रहता है, और कुछ टाइम रहने के बाद अदर जो ब्लड वेसल्स वगैरह होती है जो उसके सराउंडिंग घूमती है, सराउंडिंग रहती है, तो यदि उनके अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट है तो वो कुछ टाइमिंग तक वहां पर रहते हैं, उसके बाद यहाँ से सिक्रेट कर दिए जाते हैं, और सिक्रेट करने के बाद ये जो यूरिन बना हुआ है ये आगे जाकर यूरेटर्स में यानी मूत्र नलियों में चला जाता है। और मूत्र नलियों में किससे कैसे गया मैंने बताया था आपको, माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, फिर रीनल पेल्विस, उसके बाद यूरेटर, और यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद वहां पर इकट्ठा होता है, और इकट्ठा होने के बाद क्या होता है, यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये पीसीटी, ये हैंडले लूप, ये डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट। देखिए यहाँ से जो यूरिन आया था तो देखिए यहाँ पर डायमीटर ज्यादा है, मोटी है,
और यहाँ पर पतली है, तो यहाँ से इधर प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ भी कुछ फिल्ट्रेशन होता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से होता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है कि किस तरीके से ये हो रहा है, हमें यहाँ पर समझ नहीं आया बोमन कैप्सूल क्या है, ठीक है, और फिल्ट्रेशन किस तरीके से, GFR कितना है, किस तरीके से होता है, कितना यूरिन बना, किस तरीके से बना, यदि आपके माइंड में कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। फर्स्ट वन इसके अंदर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हुआ, सेकंड वन इसका रीएब्जॉर्प्शन हुआ, रिमेनिंग पोर्शन कुछ टाइम वहाँ ट्यूब्स के अंदर रहेगा, उसके बाद सीक्रेट कर दिया जाएगा और कहाँ पर चला जाएगा, जो यूरिन बना है वो यूरेटर के थ्रू यानी मूत्र नलियों के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय में चला जाएगा, वहाँ पर वो इकट्ठा होगा और बॉडी की जो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पर इकट्ठा रहेगा और बॉडी में वापस वही अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी आएगी और बॉडी से जो यूरिन बना है, जो मूत्र बना है, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आई थिंक किडनी किस तरीके से होती है, किडनी क्या वर्क करती है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन कितने होते हैं, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स किस तरीके से होते हैं, क्या उसकी स्ट्रक्चर होती है, किस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन होता है, मूत्र का निर्माण होता है। अब सम टाइम आपको मैं बताऊं कि कभी कभी क्या हो जाता है, काफ़ी सारे पर्सन आपने देखे होंगे कि उनकी किडनी काम करना कम कर देती है, काम करना बंद हो जाती है। और लाइक इसका सबसे अच्छा जो कारण है, सबसे अच्छा आपको याद होगा वो होगा कि जो शराब यानी अल्कोहल पीते हैं उनके अंदर कहा जाता है कि किडनी फेल हो सकती है, किडनी फेल हो सकती है, किडनी खराब हो सकती है। तो मोस्ट ऑफ दी वही कारण है, बाकी ज़्यादातर अपन डिटेल से नहीं करेंगे क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है। तो इसके अंदर क्या होता है, यदि किडनी फेल हो जाती है, दोनों किडनी फेल हो जाती है या एक किडनी फेल हो जाती है, तो उस कंडीशन में या तो किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं, लेकिन वो लास्ट चॉइस होती है कि अब पर्सन है सर्वाइव नहीं कर सकता, जीवित नहीं रह सकता। उस कंडीशन में यदि पर्सन टॉलरेट कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, जीवित रह सकता है, तो उसके अंदर एक प्रोसेस होती है। यदि वर्कलोड ज़्यादा है, किडनी काम करना कम कर दिया, तो एक प्रोसेस होती है हीमोडायलाइसिस, जिसको हिंदी में कहते हैं अपोहन। और इसके थ्रू क्या करते हैं, ये एक प्रोसीजर है जो कि किडनी के जैसे काम करती हैं। और जो ब्लड होता है अपनी बॉडी के अंदर, उसमें फिल्टर इसके अंदर करवाते हैं आर्टिफिशियली। देखो आप देख रहे होंगे, ये जो मशीन आपके सामने है, ऐसी एक मशीन है। और इस मशीन के थ्रू जो, जैसे कि सपोज ये कोई पेशेंट है, इसके अंदर दो आर्टरीज जो धमनियाँ होती है, वहाँ पर एक पिस्टूला लगाया, वहाँ से दो पाइप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, एक ट्यूब जा रही है, एक ट्यूब में एरो आ रहा है। जो ट्यूब में जा रही है उसमें ब्लू कलर दिखा रखा है, यानी ये अशुद्ध रुधिर है, जो कि इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड है, जो कि इस मशीन के अंदर जा रहा है। इस मशीन के अंदर फिल्ट्रेशन होता है, जैसे किडनी करती है वैसे ही फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन के बाद दूसरे जो ट्यूब है उसके थ्रू ब्लड वापस से बॉडी में जा रहा है। यानी प्रोसीजर यही है कि इनकी बॉडी से, जो पेशेंट है उसकी बॉडी से एक ट्यूब से ब्लड जाता है, इस मशीन के अंदर फिल्टर होता है और वापस दूसरी ट्यूब से बॉडी के अंदर चला जाता है। और मतलब कि ये किडनी का काम यहाँ पर कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को हर वीक में एक बार डायलिसिस करवाना होता है। डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन कैसी है, उसकी किडनीज की किस तरीके से फेलियर चांसेस हैं, किस तरीके से किडनी काम कर रही है, वो डिपेंड करता है। यदि ज़्यादा दिक्कत है तो हर वीक में ये डायलिसिस करवाना होता है, और उससे भी ज़्यादा दिक्कत है कि पर्सन को एक दिन 2 दिन में करवानी है, तो उस कंडीशन में यदि डोनर हैं उनके पास, तो किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं। बाकी ज़्यादा डिटेल से अपन पढ़ेंगे नहीं। और आई थिंक आपको समझ आ गया अपोहन क्या होता है, डायलिसिस क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आई थिंक आपके लिए ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। हमने पढ़ा ये किडनी और रिनल सिस्टम, और रिनल सिस्टम यहीं पर आपका फिनिश होता है, और इस क्लास को भी हम यहीं पर फिनिश करते हैं। बाकी नेक्स्ट जो सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र, उसको अपन कल और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सिस्टम के साथ। एक बार फिर से सबको थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नए विजिट करो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट सिस्टम को लेकर।